ओके, तो एआई के अंदर सबसे पहले हमारे पास है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम जो है वो एक फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो एक ग्रीडी अप्रोच के साथ काम करता है। अब होता ये है कि आप ना एक कोई से भी रैंडम पॉइंट पे शुरू हो जाते हो किसी फंक्शन के, और आप देखते हो कि मैं इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए किस डायरेक्शन में जाऊँ। तो इस एग्जांपल के अंदर हम मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मिनिमाइजेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये जो है ये सिंपल हिल क्लाइंबिंग है। ये बेसिकली ये देख रहा है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ ताकि मैं और ज़्यादा ऊपर पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो ये अगर हम इसको एक 1D अरे की तरह देखें, तो वो इस वाले पॉइंट पे था 1, और वहाँ से वो देखता है कि मेरे एक तो लेफ्ट साइड पे वो जा सकता है कि राइट पे जा सकता है। राइट पे इसके बराबर है, तो वो क्लाइंबिंग नहीं हो रही, ना कि आप नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, लेकिन आप वहाँ पे नहीं जाओगे। आप जाओगे जहाँ पे आपसे ऊपर है। तो आप अपने करीब जितना ऊपर जा सकते हो जाते जाओगे, और जब आपको महसूस होएगा कि अब आप इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं तो आप उधर ही रुक जाओगे। तो इसके अंदर नुकसान यही है कि आप एक लोकल मैक्सिमम पे होगे, जो कि गारंटी नहीं है कि ग्लोबल मैक्सिमम हो। कोई छोटा सा स्पाइक भी आ जाए तो भी आप उसी पॉइंट पे अटक जाओगे, क्योंकि आप कहोगे यार मैं नीचे नहीं जाना, मैंने ऊपर ही रहना। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा मसला है। तो इसको ही हम, अगर ये तो हमने एक मतलब 2 डायमेंशनल फिगर की एग्जांपल ली थी। अगर हम 3D के अंदर बात करें कि आप 2 डायमेंशनल मूवमेंट कर सकते हो और थर्ड डायमेंशन में इस माउंटेन की हाइट्स हैं और समथिंग, तो आपको इधर किसी रैंडम पोजीशन पे डाल दिया जाता है। अब आप अपने नेबर्स में देखोगे और आपको जो पहला मिलेगा ना नेबर, जिसकी वैल्यू आपसे ज़्यादा है, आप उसके ऊपर जंप कर जाओगे। तो सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट कह रहा हूँ, सिंपल हिल क्लाइंबिंग के अंदर हम सारे नेबर्स नहीं इवैल्यूएट करते। हम बस लूप लगाते हैं और जो पहला मिल जाए ना उसके ऊपर जंप लगा देते हैं, और अगर कोई भी आपसे ज़्यादा नहीं है तो फिर हम उधर ही कन्वर्ज कर जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है यही है पॉइंट। तो अगर हम इसको थोड़ा और आगे चलाएं तो अब फिर से वो अपने नेबर्स में देखेगा, लेफ्ट पे इससे छोटा है, ऊपर इससे छोटा है, तो वो नीचे जब देखेगा तो उसको पता होगा चलो ठीक है ये भी है। तो और ऑब्वियसली इन्फिनिट लूप अवॉइड करने के लिए, वैसे तो इन्फिनिट लूप आने से रहा, इन्फिनिट लूप नहीं आ सकता वैसे इसके अंदर। अब कुछ वेरिएंट्स हैं जिसके अंदर आप बराबर वाली टाइल पे भी चल जाते हो, कुछ हैं जिनके ऊपर आप नहीं चलते। वो सवाल के अंदर डिफाइंड होगा अमूमन, लेकिन अस्यूम ये किया जाता है ज़्यादातर कि आप खाली असेंट कर रहे हो, आप बराबर वाली प्लेटो पे नहीं चल रहे। तो आगे स्टीपेस्ट असेंट है। स्टीपेस्ट असेंट के अंदर ये होता है कि आप सारे नेबर्स वैल्यूएट करते हो फिर जाके आप जंप लेते हो। मतलब आप पहले के ऊपर ही छलांग मारते बल्कि आप सारे देखते हो और उनकी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है उस पर जाते हो। तो अब आप देख रहे हो कि ये स्टीपेस्ट असेंट इस केस के अंदर एक लोकल मैक्सिमम पे पहुंचा, लेकिन ये ग्लोबल मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा। तो इसका उल्टा भी हो सकता था। अगर फर्स्ट चॉइस को आप कहीं और से शुरू करो तो उसके अंदर भी ये मसला आ सकता है। तो इन सब के अंदर ये मसला आता है। तो इतना भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब उसके बाद एक है स्टोकेस्टिक असेंट, जो सारे नेबर्स देखते हैं कि कौन कौन से में से ज़्यादा है और उनमें से रैंडमली चूज़ कर लेता है। वो ये नहीं खाली देखता कि ज़्यादा किसका है। मतलब जो स्टीपेस्ट असेंट है वो तो खाली 4 पे जाएगा ना हमेशा, और जो फर्स्ट है वो हमेशा, अगर आप लेफ्ट डाउन राइट करके वैल्यूएशन कर रहे हो तो फिर वो पहले लेफ्ट पे देखेगा, अगर लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे जंप ले लेगा। फिर उसके बाद अगर नहीं होगा तो वो नीचे देखेगा और फिर उसके लिए ऐसे जंप लेगा। तो स्टोकेस्टिक के अंदर आप सारों की लिस्ट बना लेते हो कि कौन कौन से आपसे ज़्यादा है, और फिर उनमें से कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर चले जाते हो। तो ये 3 वेरिएंट्स थे। ये इतना मुश्किल कुछ नहीं है इसमें समझाने वाला, तो हम आगे चलते हैं। आगे हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स। अब जेनेटिक एल्गोरिथम्स के अंदर जो कोर लूप है ना, वो ये है कि हम सबसे पहले तो अपने अगर कोई हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम बेसिकली उसके लिए ना लेट्स से कोई फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर हम ये करना चाह रहे हैं कि हम हज़ारों रैंडम पॉइंट्स लें एक की जगह, और उन सब के ऊपर को डिप्लॉय कर दें और उनकी लाइक फिटनेस पहले देखें। जब आपने मल्टीपल जगहों पे ये रैंडम इनिशलाइजेशन करके कुछ सॉल्यूशंस बना दिए हैं, तो इनमें से कुछ बेहतर होंगे, कुछ थोड़े बुरे होंगे। अब आप करोगे ये कि आप इनमें से जो सबसे अच्छे वाले होंगे ना, उनको आपस में मिक्स कर दोगे, ताकि एंड पे जाके आपको
उन दोनों का बेनिफिट मिल जाए। तो अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जो आपको किसी एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है, दूसरा आपको किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है, आप उन दोनों की प्रॉपर्टीज अडॉप्ट कर लोगे और आप उनके दरमियान वाला रास्ता पकड़ोगे और होपफुली आप उससे एक मैक्सिमम पे पहुंच जाओ। तो इसके अंदर भी यही मसला है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आपको ग्लोबल मैक्सिमम मिले, आप इसके अंदर भी एक लोकल मैक्सिमम में फंस सकते हो। होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी इटरेशंस चलती जाती हैं और आप ये मिक्स कर करके ना इनब्रीड करके सारे कन्वर्ज कर जाता है। तो इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है, क्रोमोसोम, जीन, अलील्स, ये बेसिकली वही बात है कि एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स जो होते हैं बायोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं, इसीलिए उस वाले नाम रखे हुए हैं। लेकिन इन एसेंस क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ एक मसले का सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो खुद डायरेक्टली भी सोल्यूशन हो सकता है, मतलब अगर एक फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो एक्स की वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर कोई और केस है जिसके अंदर आपके पास वो मे बी कोई स्ट्रैटेजी रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपना सोल्यूशन जनरेट करो, तो क्रोमोसोम के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन यूजुअली क्रोमोसोम के आप मल्टीपल हिस्से स्प्लिट कर सकते हो कि कुछ वेरिएबल्स हैं, आपके जो वो वेरिएबल्स हैं ना उनको जीन्स कहता है। और ये आपके जो बेसिक मोस्ट जो स्मॉलेस्ट यूनिट इंफॉर्मेशन है ना, उसको जीन कहता है एक क्रोमोसोम के अंदर। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो मल्टीपल वैल्यूज रख सकती है। तो अगर कोई एक वेरिएबल की हम बात कर रहे हो, जैसे कि अगर एक क्रोमोसोम है फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन का, उसके अंदर आपके पास जो तमाम पॉसिबल वैल्यूज है ना उस वेरिएबल की, तो वो जो है वो उसकी एलील्स हैं। उसके अलावा एक ये हो सकता है कि अगर आप कुछ इस तरह से देखना चाह रहे हो कि आप कोई बोर्ड जनरेशन कर रहे हो, कोई पैटर्न जनरेशन कर रहे हो और आप खाली उन पैटर्न्स को पसंद कर रहे हो जिसके अंदर कलर वैरायटी ज़्यादा है और समथिंग, तो आपके पास एक वेरिएबल होगा कि स्क्रीन के ब्लॉक 1 में कौन सा कलर है, स्क्रीन के ब्लॉक 2 में कौन सा कलर है। फिर आप उनकी बेसिस के ऊपर आप कह सकते हो कि जो एक ब्लॉक है वो एक जीन है और एक ब्लॉक के अंदर जो तमाम पोटेंशियल कलर्स आ सकते हैं वो अलील्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें आ गई। उसके बाद इनकोडिंग मेथड्स हैं। इनकोडिंग मेथड्स बेसिकली ये है कि आपका जो क्रोमोसोम्स हैं वो बाइनरी कोडेड भी हो सकते हैं, रियल वैल्यूड भी हो सकता है। रियल वैल्यूड के अंदर यही है कि लिटरली बस कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई है। जैसे अगर आप एक फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, आप बस 2 वैल्यूज़ का एक कॉलम वेक्टर बना लेते हो। तो एक ये मेथड है। दूसरा है जो हमारे कोर्स के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, वो है बिट स्ट्रिंग्स वाला मेथड। उसके अंदर हम सारी चीज़ों को बिट स्ट्रिंग्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, हर वेरिएबल को। तो वो कैसे करते हैं, उसकी एक एग्जांपल ये पास पेपर में से है कि ये उन्होंने कहा हुआ है कि आपने फिटनेस फंक्शन, मतलब जो जिसकी बेसिस के ऊपर हम इवैल्यूएट करते हैं क्वालिटी एक फंक्शन एक सोल्यूशन की, और आपने क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेशन देनी है इस सिनेरियो के लिए। तो उन्होंने कहा हुआ है कि आप एक परसेप्ट्रॉन नेटवर्क के अंदर 10 इनपुट्स हैं, तो उसके लिए वो ऑप्टिमल वेट फाइंड करना चाह रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए। तो ऑब्वियसली फिटनेस फंक्शन इसका वो होगा जो आपकी डिज़ायर्ड और आपकी प्रेडिक्टेड को के बीच में डिफरेंस है। और इसके अंदर जो आपके पास क्या नाम है जीन्स होंगे ना, वो इन परसेप्ट्रॉन के वेट्स की और बायसीज की वैल्यू होंगे। तो इन्होंने 10 डाल दी हैं वो वेट्स के लिए, हर इनपुट के लिए, और साथ एक जो बायस पैरामीटर है। तो इसके अंदर 11 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब वो किस तरह से रखने हैं, क्योंकि ये परसेप्ट्रॉन है, तो और क्लासिकल परसेप्ट्रॉन्स के अंदर 0 और 1 के अंदर इनपुट होती है, तो आप खाली सिंगल बिट्स यूज़ करोगे। लेकिन अगर ये रियल वैल्यू परसेप्ट्रॉन इनपुट ले रहा होता, तो तब आप फिर इसको कहते कि आप उसके लिए कोई फाइनाइट नंबर ऑफ बिट्स छोड़ दो और वो नंबर्स कोई अनसाइंड इंटीजर रिप्रेजेंट कर सकती हैं, कोई साइंड इंटीजर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। या फिर आप उसको कम्प्लीटली रियल वैल्यूड में ले जाओ कि हम बिट्स की तरह से इसको सोच ही नहीं रहे, हम बस एक कॉलम वेक्टर के लिहाज से सोच रहे हैं, तो वो भी वैलिड है। लेकिन इस कोर्स में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बिट स्ट्रिंग्स को। तो उसी के अंदर अगर हम देखें तो बिट स्ट्रिंग्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, बिट स्ट्रिंग्स के साथ हम ये कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई 4 ऑप्शंस है ना, उन चारों को एक यूनिक बाइनरी कोड दे दो। तो ये इन्यूमरेशन है कि आप हर किसी को एक नंबर असाइन कर रहे हो कि ये ऑप्शन 0 है, ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है। उसके बाद एक और आपके पास चॉइस है, वो है कि आप बिट पर ऑप्शन कर सकते हो। बिट पर ऑप्शन में होता है कि अगर आपके पास कोई 2-3 ऑप्शन हैं जो पैरेलल में भी ली जा सकती हैं, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो आप उन सब के लिए अलग-अलग बिट बना दो, टेकन और नॉट टेकन के लिए। तो 0-0 का इस केस के अंदर मतलब है कि दोनों ऑप्शन ही नहीं ली, और 0-1 का मतलब है कि ऑप्शन 2 ली, 1-0 का मतलब है ऑप्शन 1 ली, और 1-1 का मतलब है कि उसने दोनों ऑप्शंस ले ली।
ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। तो अब एक क्रोमोसोम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप खाली एक यूज़ करो, आप इनका मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसके अंदर हो सकता है कि एक स्कूल के लिए या कोई यूनिवर्सिटी के लिए टाइम टेबल के लिए आप कुछ स्लॉट्स के लिए आप जनरेशन करवा रहे हो। आप रैंडमली इनिशियलाइज कर देते हैं उनको, और आप कहते हो कि यार टीचर तो एक ही होएगा, टाइम स्लॉट भी एक ही होगा, रूम आईडी भी एक होगी, लेकिन हो सकता है कि ये मल्टीपल डेज पे हो। तो अगर मल्टीपल डेज पे है और आप चॉइस देना चाह रहे हो, तो उसके अंदर आप हो सकता है एवरी डे हो सकता है एक दिन में हो सकता है 2 दिन में हो सकता है किसी भी दिन ना हो। वो तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चेक्स एंड बैलेंसेस डालने पड़ेंगे, लेकिन मोर और लेस इसके अंदर पॉइंट ये है कि आप ऑरिंग इसके अंदर सिलेक्टिवली कर सकते हो एक एट्रीब्यूट के लिए या एक जीन के लिए। ठीक है, तो उसी पास पेपर में अगर हम देखें आगे, तो उसके अंदर ये बिट पर ऑप्शन कम यूज़ होता है, इन्यूमरेशन ज़्यादा यूज़ होती है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। तो ये जो इसका पार्ट ए लिखा हुआ है इसके अंदर है कि वी वांट टू फाइंड अ मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एन। ठीक है, ओवर इंटीजर्स इन द रेंज। हम मैक्सिमम वैल्यू कर रहे हैं तो फिटनेस फंक्शन एफ ही होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वो ज़्यादा होता जाएगा तो इस तरह से मतलब ऑब्वियसली फिटनेस उसी के साथ स्केल करी तो कोई मसला ही नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपकी जो डोमेन है ना वो है इंटीजर्स इन द रेंज 0 to 2 power of 100। अब ये काफ़ी बड़ी रेंज है, और अगर आपने 2 power 100 के इंटीजर्स को 2 power 100 को आपने रिप्रेजेंट करना हो बाइनरी के अंदर, तो आप ऑब्वियसली 100 बाइनरी डिजिट के ऊपर 1 डाल देते हो। तो वो इस तरह से हो जाएगा 1, और आगे आपके पास ये 99 डेसिमल प्लेसेस होंगी जो सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट नंबर है जो आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, और जो स्मॉलेस्ट है वो सारे ज़ीरो हैं। तो आपको इसके लिए उन्होंने कहा 101 बिट्स। तो एक सेकंड देख लेता, ऑफ बाय 1 तो नहीं होगा। हम एक छोटे के लिए करते हैं, हम कहते हैं 2 power of 2 के लिए हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो 2 power of 2 इज़ 4। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक हाँ ठीक है, तो ऑफ बाय 1 इसलिए हुआ। तो आई गेस आप इस तरह से करके भी देख लो वेरीफाई करने के लिए कि ऑफ बाय 1 तो नहीं हो रहा। तो ये इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक थे। आगे इन्होंने कहा है यू कैन ऑल्सो यूज 7 बिट्स इन दी एक्सपोनेंट। मतलब इन्होंने चॉइस डाली हुई है कि ये सारे सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो जो 7 बिट्स इन एक्सपोनेंट वाला है वो क्या है, तो बेसिकली 100 को अगर आपने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो ना, तो आप मतलब कम बिट्स में कर सकते हो। ऑब्वियसली 128 या 127 को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है बाइनरी के अंदर, तो आप कर सकते हो 1 1 1 1 1 7 बार। ठीक है, 7 बार भी नहीं, 6 बार। एक सेकंड, 1 2 4 8 16 32 64 और ये 128। हाँ, तो ये जो है ये 127 है। ठीक है, तो उसने बस ये गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7। तो 100 को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है आप 7 बिट्स में ईजिली कर सकते हो। तो उसने बेसिकली ये किया कि वो खाली 2 की पावर्स के ऊपर चेक कर रहा है फंक्शन को। तो वो सारों के ऊपर नहीं कर रहा, वो खाली फॉर सम रीज़न इस तरह से कर रहा है। ये मेरा नहीं ख्याल है कि अच्छी अप्रोच है। इसका असल सोल्यूशन 101 ही बनता है। इन्होंने बस फिर भी शुगल में कहा हुआ है कि अगर एक बंदा कोई इस तरह से कर दे तो उसको भी मार्क्स मिल जाए, क्योंकि टीचर का सोल्यूशन है। वी वांट टू मैक्सिमाइज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ 2 रियल वैल्यूड वेरिएबल्स ईच इन द रेंज -100 to 100। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस टीचर ने गौर नहीं किया, लेकिन हो सकता है दूसरों ने किया हो। पहले वाले के अंदर कहा था ओवर इंटीजर्स इन द रेंज, इस वाले में रियल वैल्यूड कहा हुआ है। अब रियल वैल्यूड कह दिया तो इसके अंदर तो सारे पॉइंट्स वाले भी आ जाता है। तो इस टीचर ने इस चीज़ को ओवरलुक किया और बस 201 बिट्स कह के बात ख़त्म कर दी है। लेकिन मेरा ख्याल है इसके लिए बेहतर होगी कि आप वो IEEE 754 की तरह का कुछ कर दो कि आप जिस तरह से फ्लोट सी के अंदर स्टोर होते हैं। मेरा ख्याल है कि वो बेहतर रहेगा, लेकिन आपकी मर्जी है गेस, लाइक देख लो। लेकिन उन्होंने जब इंटीजर्स कह रहे हैं तो उन्होंने इंटीजर्स कह दिए, तो अब इधर रियल वैल्यूड कह रहे हैं तो किसी वजह से कह रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गौर करना चाहिए था, लेकिन इस सोल्यूशन में नहीं किया हुआ। तो आई गेस इतना भी मैटर नहीं करता होगा। उसके बाद वही है स्केड्यूल मिड टर्म एग्जाम्स और फास्ट न्यूज़। तो उसके अंदर आप सारे स्लॉट्स के लिए एक क्रोमोसोम के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करोगे क्या हैं, और उनकी इनकोडिंग्स बताओगे, और आप बता दोगे आप फिटनेस कैसे कैलकुलेट कर रहे हो।
तो फिटनेस कैलकुलेट करने के लिए उसने वही कहा हुआ है कि क्लैशेस वगैरह का तो मसला नहीं है इस तरह की बेसिस के ऊपर। तो और ऑब्वियसली अगर आप मिड टर्म के एग्जाम स्केड्यूल कर रहे हो तो आप खाली एक का नहीं करोगे, आप एक अरे करोगे, क्योंकि एक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना चाहिए एक सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट और कंप्लीट सोल्यूशन एक क्रोमोसोम के अंदर। तो ये चीज़ें कुछ नहीं देखने वाले। आगे है कि अब आपके पास चलो रिप्रेजेंटेशन हमें करनी आ गई है, हमने जब भी कुछ रिप्रेजेंट करना होगा हम आराम से कर लेंगे। लेकिन जो आगे जो चीज़ थी कि इनिशियलाइज तो हमने कर लिया पॉपुलेशन को, लेकिन उसके बाद जो हम मिक्सिंग वगैरह कह रहे थे, फिटनेस एवेल्यूशन समझ आ गई, फिटनेस फंक्शन से कर लेंगे, लेकिन मिक्सिंग कैसे करेंगे? तो मिक्सिंग के लिए आपके पास और बस इसके अंदर चेंज लाने के लिए तीन मेजर जेनेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब ऑब्वियसली एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग काफ़ी बड़ी फील्ड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं छोटे छोटे, और उन सब के अंदर जेनेटिक ऑपरेटर्स कुछ नए नए भी डिफाइंड है, लेकिन ये कुछ क्लासिकल है जो सबको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जो इसके अंदर है वो क्रॉस ओवर है। तो क्रॉस ओवर बेसिकली ये करता है कि वो दो बिट स्ट्रिंग्स को लेता है और किसी बिट को पकड़ता है और उसके बाद से सारा कुछ स्वैप कर देता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर मैंने कहा हुआ है कि बिट 2 पे करनी है, तो होगा ये कि इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कॉपी पेस्ट होके इधर आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है ना वो कॉपी पेस्ट होके इधर आ जाएगा। तो ये जो है ये है 1 बिट क्रॉस ओवर एट बिट 2। तो ये इंक्लूसिव होता है, सही है, जिस बिट की बात हो रही है उसको भी इंक्लूड करना है आपने स्वैपिंग के अंदर। तो अगर आपको कोई बंदा कहता है मल्टी पॉइंट क्रॉस ओवर करो आप, तो इन्होंने कहा है बिट 3 और 6 के ऊपर करो। तो आप इसको सीरियली कर सकते हो कि पहले बिट 3 के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद बिट 6 के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ये आप कॉलन वाली नोटेशन कभी कभी देखोगे, ये एक्सप्लिसिटली वो कट पॉइंट्स शो करने के लिए होती है, आप इसको काट भी दो कोई मसला नहीं है, ठीक है। यो तो वो तो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन से भी समझ आ रही है कि कौन से बिट पे काटना। तो उन्होंने तीसरे बिट से कहा हुआ तो इंक्लूसिवली लेफ्ट से राइट जो है 1 2 3, तो ये वाला बनता है 0 वाला। उसकी बेसिस के ऊपर आप स्वैपिंग कर दो। तो यहाँ पे भी वही हुई हुई है अगर आप गौर करो। और उसके बाद उन्होंने जब पॉइंट 6 के ऊपर का बिट 6 के ऊपर का, तो उसके अंदर भी इंक्लूसिवली आप स्वैप कर दो। तो आपको जो एंड पे आंसर मिलेगा ना वो बेसिकली अगर आप इनको कंपेयर करो तो बस अंदर वाला कुछ हिस्सा जो है ना वो स्वैप हो गया, ये वाला। तो इतना हिस्सा एक्चुअली बस स्वैप हुआ। तो ये 2 बिट क्रॉस ओवर था, लेकिन मैं ये डीकम्पोज करके सीरियली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई 3 पॉइंट आ जाता है या 4 पॉइंट आ जाता है तो आपको पता हो कि कैसे करना, कि आप इसको डीकम्पोज करके 2 सिंगल बिट क्रॉस ओवर्स की तरह भी देख सकते हो। अब कुछ एज केसेस आते हैं कि अगर बंदा कह दे यार बिट 8 है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं आ रहा क्योंकि बिट 8 के आगे कुछ है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वैसे इंक्लूसिव होता है तो इसको भी स्वैप करना होगा। हाँ ये लो, मैंने किया, एक सेकंड, किया ही नहीं किया, अच्छा नहीं मैंने ये कुछ और ही किया हुआ, ये मिस करो इसको इस तरह से। तो 1 इंक्लूसिव होता है, 2 इंक्लूसिव होता है, 3 4 5 6 7 8, लेकिन अगर ज़्यादा आ जाए तो ऑब्वियसली फिर होगा सो 8 के ऊपर भी स्वैप हो ही जाएगा, ये नहीं होगा आउट ऑफ बाउंड्स। एज केस यही है कि मतलब मैंने बिट 7 डालना था, मैंने 8 डाल दिया, लेकिन इस तरह से अगर होता तो फिर कुछ कोई चेंज ना आता, राइट, लाइक बस ये इतना सही है। तो अगर आउट ऑफ बाउंड्स तो ये है। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो है वेरिएबल साइज क्रॉसओवर। कभी कभी आपके क्रोमोसोम्स वेरिएबल साइज भी हो सकते हैं, ये रेयर है इसलिए इतना मैटर नहीं करता, बस मेंशन करना था कि ये इस तरह से होता है कि दोनों के अंदर रैंडमली स्प्लिट्स लग जाते हैं और फिर वेरिएबल साइज क्रोमोसोम्स आपको वापस मिलते हैं। तो आगे है, आप काफ़ी सवालों में देखोगे कि आपको कहा होगा यार सिंगल बिट क्रॉसओवर करनी है लेकिन आपने पॉइंट रैंडमली उठाना है। तो वो रैंडम पॉइंट कैसे लेते हैं? तो आपको उन्होंने कोई रैंडम नंबर दिया होगा 0 से 1 के दरमियान, आप उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ बिट्स के साथ और फिर आप सील ले लो, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि कौन से इंडेक्स वाले बिट के ऊपर क्रॉसओवर हो रहा है ठीक है। तो हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा तो हमें नज़र आया कि 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 8 2.8 होता है, इसका सील लो तो 3 बन जाता है। तो इसीलिए हम थर्ड बिट के ऊपर से क्रॉस ओवर शुरू करेंगे। तो आप इसको देखोगे कि आपको लंबी लंबी अरेज दी होंगी रैंडम नंबर्स की, और आपको कहा होगा कि जब भी चाहिए तो आप यहाँ से पकड़ लेना।
तो वो रैंडम नंबर की बेसिस के ऊपर क्रॉसओवर हमने इस तरह से करना होता है। और हमेशा बेसिकली आप रैंडम ही अस्यूम करोगे, आप ये नहीं अस्यूम करोगे फिक्स हुआ हुआ उसके बाद है म्यूटेशन, एक और जेनेटिक ऑपरेटर है हमारे पास, जिसके अंदर आपको कोई म्यूटेशन रेट दिया होता है और आपने बेसिकली हर बिट के ऊपर कॉइन फ्लिप करना है और आपने बताना है कि क्या ये बिट फ्लिप होगा या नहीं होएगा। और आपको म्यूटेशन रेट की बेसिस के ऊपर होता है कि कितना परसेंट चांस है कि होगा, बस यही है। तो 0.81 इन्होंने कोई रैंडम नंबर आपने पहली बार जनरेट जब किया वो मिला, आपका म्यूटेशन रेट 0.1 था, 0.81 0.1 से ज़्यादा है इसलिए ये बिट फ्लिप नहीं हुआ। फिर हम बिट 2 पे आते हैं, ये वाला जो वन है, ठीक है, इसको अब हम एनालाइज कर रहे हैं कि क्या ये होगा ये फ्लिप या नहीं होगा। तो एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, 0.32 निकला, ये भी 0.1 से ज़्यादा है तो इसलिए ये वाला भी फ्लिप नहीं होगा। तो इस तरह से चलता जाता जब तक आपको कोई लेस देन इक्वल नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिट 4 और 5 के ऊपर लेस देन इक्वल टू कंडीशन मीट हो रही थी, तो उसको हमने बिट फ्लिप कर दिया। उसके बाद है 2 पॉइंट म्यूटेशन। 2 पॉइंट म्यूटेशन के अंदर ये होता है कि आपको कहा जाता है कि, या 2 पॉइंट की जगह एन पॉइंट कह लो, आपको एक नंबर ऑफ पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं कि आपने इस स्ट्रिंग के अंदर इतने पॉइंट म्यूटेट करने हैं। तो आप उसके अंदर वही चीज़ करते हो कि रैंडमली कोई बिट सेलेक्ट कर लेते हो और उसको फ्लिप कर देते हो, ठीक है। अब हो सकता है कि ये अंडू कर दे अपने प्रीवियस एक्शन को, लेकिन अगर हो गया तो कुछ नहीं होता, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 0.32 डालने की जगह 81 ही लिखा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे 32 आया सही। उसके बाद अब हम तीसरे मेजर आइडिया पे आ जाते हैं, वो सिलेक्शन। अब ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, इसके अंदर कुछ आइडियाज़ हैं, सिलेक्टिव प्रेशर, डाइवर्सिटी, जनरेशन गैप, एलिटिज्म, इसके ऊपर हम ही बाद में आएंगे। ये बस चीज़ें आप दिमाग में रखना अब जब हम आगे कर रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज हमारे पास होती हैं कि अगली जनरेशन के अंदर जब अगली इटरेशन होगी इस प्रोग्राम की, तो किस तरह से आपने पुराने वाले सॉल्यूशंस को एक्सप्लॉइट करना है और किस तरह से नए वाले लेके आना है। तो हमने नए प्रोड्यूस करने तो सीख लिए हैं कि क्रॉसओवर के थ्रू हो गया, म्यूटेशन के थ्रू हो गया, यूजुअली दोनों हो रहे होते हैं। तो हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कितने चेंज होंगे, कि हम सारे ही चेंज कर देते हैं वगैरह, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि एक चीज़ होती है जनरेशन गैप, वो बेसिकली आपको बताती है कि कितनी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन नई है और कितनी परसेंट पुरानी ही चलती आ रही है, ठीक है। तो अगर आप अगली इटरेशन के अंदर जाते हो हो सकता है कि मोस्ट फिट सॉल्यूशंस पकड़े, उनको बचा के रख ले, और बकाया जो हैं जो लीस्ट फिट थे उनको रिप्लेस कर दे मोर फिट सॉल्यूशंस के चिल्ड्रन से, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन होएगा ये एक एलिटिस्ट सोल्यूशन होएगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन के टॉप मोस्ट फिट जो हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा है बेसिकली रिप्लेसमेंट से। तो ये वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला आइडिया है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये सबसे पहली जो सिलेक्शन स्ट्रैटेजी है वो है ब्लाइंड रैंडम सिलेक्शन। उसके अंदर हम कोई फिटनेस नहीं देखते, हम बस रैंडमली एक पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को काट देते हैं और हम बकाया पॉपुलेशन से या काट नहीं देते, कम से कम क्रॉस ओवर करके उनको रिप्लेस कराते हैं उन्हीं के चिल्ड्रन से, या इस तरह कुछ कर लेते हैं। ये बहुत कम यूज़ होता है। जो ज़्यादा आप पेपरों में भी देखोगे, पास पेपर्स वगैरह में और प्रॉबेबली सुबह भी, वो है प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन। तो प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन जो है उसके अंदर आप क्रोमोसोम्स लेते हो, उनकी फिटनेस इवैल्यूएट करते हो फिर उनकी फिटनेस का सम लेते हो और उसकी बेसिस पे नॉर्मलाइज कर देते हो, और ये आपको मिल जाती है प्रोबेबिलिटी इनकी। तो अब आपको 4/12 को एवेल्यूएट करोगे, आपको एक 0 से 1 के बीच में नंबर मिल जाएगा जो इसकी प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सैम्पलिंग के अंदर कितना चांस है कि ये सिलेक्ट होएगा। तो ये एक किस्म का वेट कह लो इसका। तो प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन में फिर फ़ायदा ये होता है कि जो ऑब्वियसली जो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर बहुत ही गंदा सोल्यूशन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होएगी। अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे 5 वाले की जगह 50 का अगर होता तो बकाया सबकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती और इसकी बहुत ज़्यादा होती। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि सिलेक्टिव प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, और एक्सप्लॉयटेशन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्टिव प्रेशर ये आइडिया है कि कितना मैटर करता है कि आपकी फिटनेस कितनी थी। तो वो जो ब्लाइंड रैंडम था ना, उसके अंदर सिलेक्टिव प्रेशर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव प्रेशर है, क्योंकि खाली फिटनेस की बेसिस के ऊपर सारा कुछ हो रहा है। अब इससे नुकसान ये होता है कि जो मोस्ट फिट हैं
आप उनके जैसे ही बनाते जाओगे और आप कभी कोई नई चीज़ नहीं एक्सप्लोर करोगे। हो सकता है कि जो करंटली बुरे सोल्यूशन है उसकी कुछ आइडियाज़ अब अगर इनके अंदर इंटीग्रेट कर दो तो ये और अच्छे हो जाए। तो ये इसके अंदर कुछ मसले आते हैं। तो प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन के फ़ायदे क्या हैं? एक्सप्लोइटेशन अच्छी है, नुकसान क्या है? एक्सप्लोरेशन कम है। अब एक और नुकसान उन्होंने बताया था, ये इतना मैटर नहीं करता क्योंकि आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते फिटनेस को पहले, प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले। लेकिन कभी कभी ये ज़ीरो वाला मसला भी आ सकता है कि अगर आपकी फिटनेस जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब ये चाइल्ड कभी भी नहीं सिलेक्ट होएगा। तो ये कुछ मसले आते हैं इसमें। उसके अलावा एज द पॉपुलेशन कन्वर्जेस सिलेक्टिव प्रेशर डिक्रीसेस। तो बेसिकली ये होगा कि जैसे जैसे सारे सोल्यूशंस एक जैसे बनते जाएंगे उनकी फिटनेसेस भी एक जैसी बनती जाएंगी और फिर सबका तकरीबन एक जितना होगा। और ये नहीं होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज सेलेक्ट होकर बकाया सारी डी सेलेक्ट हो रही हैं, वो सारे मिलते जुलते होंगे लेकिन कोई एक एग्जैक्ट के ऊपर कन्वर्ज नहीं करेंगे, वो बस एज करते रहेंगे आपको कि मतलब बस कन्वर्ज होने वाले लेकिन होंगे नहीं कभी भी। तो ये प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन के अंदर एक मसला आता है। लेकिन इतना भी मैटर नहीं करता क्योंकि आप देख लेते हो कि अच्छा यार फिटनेस तो ओवरऑल इतनी रह गई है तो तो इसके ऊपर कट ऑफ कर लिया वगैरह। तो ये इतना भी बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये वर्थ नोटिंग है कि इसके अंदर सिलेक्टिव प्रेशर डायनामिकली डिक्रीज भी कर जाता। तो लिनियर रैंक सिलेक्शन है एक और स्ट्रैटेजी जो इसके कुछ मसलों को हल करने की कोशिश है। ये बेसिकली सब कुछ स्मूथ आउट कर देती है। इसके अंदर अगर कोई बहुत ज़्यादा भी प्रोबेबल हो, अगर या कोई बहुत कम भी हो ना, उसको भी समवट रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। लेकिन अभी भी किसी हद तक हम उसकी फिटनेस को इवेल्युएट कर रहे हैं। फिटनेस की बेसिस के ऊपर हम इनको ना एक स्कोर देते हैं कि चलो ये बंदा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, थर्ड आया, और जो फर्स्ट आया फिर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। तो एक सेकंड, मैंने ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं सही लिखा, मैं सही कर दूँ। अच्छा हाँ, तो इसके अंदर होता ये है कि आपने जब फिटनेस की बेसिस के ऊपर रैंक निकाल लिया ना, तो हम उस रैंक की बेसिस के ऊपर एक नई फिटनेस एवेल्युएट करते हैं। तो वो बेसिकली बस इसका इन्यूमरेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो जो चीज़ 1 पे थी अब वो हाईएस्ट पे आ गई, और जो हाईएस्ट पे थी वो 1 पे आ गई है। अब ये लिनियर स्लोप जो है ये आपका यूज़र चेंज भी कर सकता है मिन मैक्स स्केलिंग करके, कि नहीं यार मैं चाहता हूँ कि मेरी इनपुट और आउटपुट की रेंज ये हो कि नहीं ये इसको ना थोड़ी ज़्यादा मिलती जाए। मतलब आप चाहते हो कि लोएस्ट वाले की कुछ थोड़ा ज़्यादा सिलेक्टिव प्रेशर ऐड करना चाहते हो, तो आप इसका न्यू फिटनेस का स्लूप चेंज कर सकते हो कि आप एग्जैक्टली रैंक को उल्टा ना कर दो बल्कि थोड़ा सा स्केल भी कर दो कि अब रेंज थोड़ी बढ़ा दो, ताकि जब न्यू फिटनेस की बेसिस के ऊपर प्रोबेबिलिटीज़ निकलें तो वो मसला ना हो कि तकरीबन सारे एक जैसे ही हैं, वो वाला मसला ना हो। तो सिलेक्टिव प्रेशर हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो उसकी एग्जांपल ये होगी कि आप न्यू फिटनेस को कि आप उल्टा तो करो लेकिन साथ आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। इस तरह से तो आप थोड़ा सा स्केल करके कर सकते हो। अब आप इसके बाद जब आप निकालोगे वो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि आप इसके मल्टीप्लाई करने के बाद वाले सम को करोगे तो इसके ऊपर ऑब्वियसली कम फर्क आएगा, इसके ऊपर ज़्यादा आया होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ जाएगी। तो हम इस तरह से भी थोड़ा सा सिलेक्टिव प्रेशर का कंट्रोल देते हैं। अब इसका एक और तरीका भी हमने क्लास में पढ़ा था, मेरा ख्याल है कि दूसरे सेक्शन में बिल्कुल बात नहीं हुई, तो इसलिए सरसरी सी बात ही करते हैं। लेकिन हम एक आर्बिट्ररी प्रोबेबिलिटी असाइन कर लेते हैं कि मोस्ट जो हाईएस्ट सोल्यूशन है जो इस केस में है ये वाला, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं सिलेक्शन की पी है। फिर उसके बाद जो आता है ना कि चलो अगर ये सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब अगर मोस्ट जो प्रोबेबल था वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर हम एक और बार रोल करते हैं और देखते हैं कि अब जो बचे हैं उनमें से मोस्ट प्रोबेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर हम यही करते हैं रैंक 2 वाले के लिए, फिर हम रैंक जो लोएस्ट है उसके लिए फिर से ये करते हैं। तो ये वो बस एंड लगा हुआ है। ये इतना मैटर नहीं करता, ये बस लाइक कंप्लीशनिज्म के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है। अब ये लिनियर रैंक सिलेक्शन आप चाहे जिस मर्जी तरह से कर लो, प्रोबेबिलिटीज इस तरह से करके कर लो या फिर नई फिटनेस बना के स्केलिंग कर लो। कुछ इसके अंदर जो चेंजेस है वो ये है कि इसके अंदर एक्सप्लोरेशन थोड़ी ज़्यादा है पिछले वाली की निस्बत, मतलब वो और ज़ीरो वाली प्रॉब्लम भी नहीं आ रही, इस तरह के भी मसले नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक्सप्लोटेशन थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए हमने कुछ कंट्रोल्स दिए थे सिलेक्टिव प्रेशर बढ़ाने की। अब एक और मसला है कि कन्वर्जेंस भी स्लो हो जाती है क्योंकि सारा कुछ स्मूथेड आउट होता है, तो वो इतने मतलब ये जल्दी से सेलेक्ट आउट नहीं कर सकता कुछ फीचर्स को। तो ये कुछ फ़र्क है इसके अंदर। अब उसके बाद है कि आपको कभी कभी आएगा कि
आपने प्रोबेबिलिटीज तो डिफाइन कर ली हैं, अब आपको कहते हैं सिलेक्ट करो। अब आपने प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर सिलेक्शन कैसे करनी है, ये वो चीज़ है। तो आप बेसिकली ना क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का एक कॉलम बना लेते हो, जिसके अंदर आप बस, जैसे हम स्टैट्स के अंदर फ्रीक्वेंसी के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे, वही चीज़ है कि बस पिछले वाले का सम करके करंट के साथ पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करंट फ्रीक्वेंसी के साथ सम करके रेकरेंस में लिखते जाओ। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये 0.33 प्लस 0.42 0.75 बन गए, 0.75 प्लस 0.251 बन गए। तो इसकी बेसिस के ऊपर ना फिर हम रेंजेस डिफाइन कर सकते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर, कि 0 से 0.33 तक ये है, 0.33 से 75 तक ये है, और इस तरह से हम रेंजेस बना लेते हैं। तो ये मैंने प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन की एग्जांपल ली, इसलिए आप देख सकते हो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 थी ना, उसको कोई रेंज ही नहीं मिली, तो ये कभी भी सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो ये वो मसला था जिसके बारे में पहले बात कर रहा था। तो इसके लिए आप स्केलिंग कर सकते हो या फिर आप लिनियर सिलेक्शन की तरफ जा सकते हो। ये कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन जो सवाल आपको आएंगे इस तरह के, उनके अंदर आपको ना ये सारी चीज़ें करनी होंगी। आपने सबसे पहले फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन करनी है 2 क्रोमोसोम्स की, जो मोस्ट फिट की बेसिस के ऊपर हम चाह रहे हैं कि जो ज़्यादा फिट हैं वो सिलेक्ट हो, और उसके अंदर फिर हम क्रॉस ओवर करवाते हैं, और वो भी 2 रैंडम पॉइंट्स के ऊपर अब होगा, तो फिर से रैंडमनेस आ रही है। तो वो जो सारे रैंडम नंबर्स हैं ना, उसकी एक अरे दी हुई है कि आपको जब भी कोई रैंडम नंबर चाहिए हो ना, इस लिस्ट में से निकालते जाओ। तो सबसे पहले वाले के अंदर जब भी आपको कोई पहला रैंडम ऑपरेशन करना पड़ा 0.72 इस्तेमाल करो, दूसरा वाला जब करना पड़ा 0.15 यूज़ करो। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, जो बातें हुई हैं वही चीज़ हैं। तो अब हम थोड़ा सा वापस आ जाते हैं एलिटिज्म वगैरह के ऊपर। अब हमें एट दिस पॉइंट थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो गया इन चीज़ों का, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो डाइवर्सिटी एक मेजर है एक क्रोमोसोम की प्रेजेंस की वैल्यू का, कि ये चाहे इसकी फिटनेस जो भी हो, ये बकाया सोल्यूशन से कितना डिफरेंट है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी डाइवर्सिटी हो, ताकि वो खाली एक ही चीज़ पे स्टक ना हो जाए, मतलब वो और सोल्यूशन भी एक्सप्लोर कर सके। तो इसीलिए आप ना कोई डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हो अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, आपने जो भी क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेशन की हुई है, और उसकी बेसिस के ऊपर आप 2 क्रोमोसोम्स के बीच में डिस्टेंस लेते जाते हो। तो आप करंट का किसी और के साथ लेते हो, फिर बकाया पूरे डेटा सेट पे सारे जो है ना, उन सब के साथ आप डिस्टेंस लेते हो, और उसका क्यूमुलेटिव डिस्टेंस आपकी डाइवर्सिटी है। तो ऑब्वियसली अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट होगा जो बकाया सबसे बहुत दूर है, तो फिर इसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे हम अपने फिटनेस के अंदर भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं किसी हद तक, सिलेक्शन के अंदर भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये एक यूजफुल मेजर है। अब जनरेशन गैप होता है आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इटरेशन टू इटरेशन आपकी कितनी जो पॉपुलेशन है वो उसी इटरेशन में पैदा हुई थी। मतलब आप इसको अगर उल्टा देखो, जनरेशन गैप का जो उल्टा होगा 1 माइनस जनरेशन गैप, वो बताता है आपको कि कितनी परसेंटेज है जो नहीं आपने चेंज की, मतलब अभी तक वही पिछली उड़ी चलती आ रही है। और एलिटिज्म जो है, एलिटिज्म बेसिकली होता है कि अगर आपकी पूरी पॉपुलेशन है ना, उसको आप एक लिनियर रैंक में रख लो, और आपको ये टॉप फर्स्ट मोस्ट फिट सोल्यूशन है अभी तक का, उसके बाद सेकंड पे रख लो, थर्ड पे रख लो, इस तरह पूरी लिस्ट बना लो। तो जो टॉप के होंगे ना आपके जो सारे सर्वाइव कर गए हैं, उनको आप डिवाइड कर दो पॉपुलेशन के साथ, तो k बाय n जो होगा ना, वो आपको एलिटिज्म की परसेंटेज देगा। तो लेट्स से अगर आपके पास 100 की पॉपुलेशन है और टॉप 10 सारे ही सर्वाइव कर जाते हैं, 11 शायद आप रिमूव कर देते हो, उसके साथ 12 रख लेते हो, तो अब ये बीच में गैप आ गई है ना, तो इस गैप से पहले पहले जो सारा कुछ था वो आप अपने k में कंसिडर करते हो, k बाय n कर लेते हो। तो इस तरह से हम 10% एलिटिज्म कहते हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स अलाउड वगैरह, ये भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि कुछ कहते हैं कि यार ज़्यादा ना रखो, कुछ कहते हैं रख लो, कुछ डायनामिकली स्केल भी कर सकते हैं कि कन्वर्जेंस बाद में हो जाए। तो ये था जेनेटिक एल्गोरिथम्स का टॉपिक। अब उसके बाद है लिनियर रिग्रेशन। अब लिनियर रिग्रेशन काफ़ी सिंपल टॉपिक है। उसके अंदर यही है कि आप एक डेटा सेट लेते हो, उसके अंदर आपके पास कोई वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स आपका इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली ये कुछ भी हो सकता है। मतलब इसकी जो क्लासिक एग्जांपल दी जाती है वो ये है कि आपके घर से डिस्टेंस की बेसिस के ऊपर आप डिलीवरी टाइम की प्रिडिक्शन करवा रहे हो किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो भी आप लिनियर रिग्रेशन से कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक लिनियर रिलेशनशिप है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा उतनी ज़्यादा होगी। तो उस लाइन को का जो स्लोप है, डेटा को देख के किस तरह से फिट करना है, ये प्रोसेस जो है वो लिनियर रिग्रेशन मॉडल आपको देती है एक।
और वो कुछ इस तरह से दिखता कि वो बस एक लाइन इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी। अब इन्होंने बस एम और सी की जगह थीटा वन और थीटा टू डाल दिया। टू बी मोर प्रिसाइज, इन्होंने एम की जगह थीटा टू डाल दिया और सी की जगह थीटा वन डाल दिया। तो आप थीटा की जगह इसकी जगह कभी कभी बेटा का सिंबल देखोगे, कभी कोई और सिंबल्स भी देखोगे, कभी डब्ल्यू देखोगे, इतना मैटर नहीं करता। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, बस वो नोटेशन का थोड़ा फर्क है। अब आपके पास जो रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं ना, उसके अंदर हम आ, खुद से ही ना एरर की टर्म भी ऐड रखते हैं। तो ये ट्रेडिशनल जब भी आप लिनियर रिग्रेशन की इक्वेशन देखोगे आपको प्रॉब्ली कुछ इस तरह का मिलेगा। तो बीटा जीरो आपका वो वाई इंटरसेप्ट है कि जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। और बीटा वन बेसिकली है कि एक्स के साथ किस तरह से स्केल कर रहा है, और एप्सिलॉन जो है आपका वो आपका रैंडम एरर है। तो जो चीज़ें मतलब कि वो बारिश होगी वगैरह, वो तो जो है हम यूजुअली मल्टीवेरिएट पे की तरफ चले जाते हैं कि वेदर को भी साथ मॉडल कर लो, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो रैंडमली चेंज हो जाती हैं। तो वो इतना मतलब उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, उसको आप मॉडल नहीं कर सकते, आपके मॉडल की स्कोप से बाहर है। तो ये रैंडम एरर कंपोनेंट होता है। लेकिन जब हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं हम इस एप्सिलॉन को नहीं देखते, हम कहते हैं कि हम आपको चलो मिस करो, ठीक है, आप बस खाली वाई आई इक्वल्स बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स कर लेते हो। तो अब अगर आपके पास कोई बंदा आता है आपको कहता है यार मैं लिनियर रिग्रेशन के लिए ना इस डेटा सेट के ऊपर ये लाइनें बना रहा हूँ, कोई और बंदा आता है कहता है यार मैं ये लाइनें बना रहा हूँ, तो आप किस तरह से उसके बीच में टेल करोगे कि यार कौन सी लाइन बेहतर है, ठीक है। ये तो अभी हम 2 डायमेंशनल में देख रहे हैं ना, लेकिन अगर ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस में हो जिसके अंदर पॉइंट्स 3 डायमेंशनल में स्कैटर्ड है और एक लाइन जा रही है इसके बीच में, तो तब आप किस तरह से करोगे। तो ये कुछ मसले आ जाते होते हैं। अच्छा, तो ये जो है हम इन लाइंस के कंपैरिजन के लिए जो तरीका यूज़ करते हैं उसको कहते हैं लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड। और लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड के अंदर हम देख रहे होते हैं लीस्ट स्क्वेयर्स लॉस। हम इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करते हैं और देखते हैं कि जिसका ये कम आ जाए ना वो वाली लाइन बेहतर है। तो ये बेसिकली क्या बता रही है हमें, ये बेसिकली ये सिग्मा एक लूप है जो डेटा सेट के ऊपर इटरेट कर रहा है, और फॉर ईच आइटम आई इन द डेटा सेट उसकी एक्चुअल आउटपुट देख रहा है और आपके मॉडल की प्रेडिक्शन देख रहे हैं कि उसकी इनपुट की बेसिस के ऊपर आपका मॉडल क्या कहता है, और इसके सब ये डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर कर रहा है। तो ये स्क्वायर डिविएशन है बेसिकली, ठीक है, लीस्ट स्क्वेयर्स लॉस। तो लीस्ट स्क्वेयर्स लॉस एक्चुअली जो है उसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेरिएंस का पता होना चाहिए। वेरिएंस क्या होती है, वेरिएंस होती है कि आपके एक्चुअल डेटा सेट की वैल्यूज़, वेरिएंस तो एक जनरल मेजर है ना, आपको शायद याद हो कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है, आपसे पूछा जाता है यार इसके अंदर वेरिएंस बताओ कितनी है। तो इसके अंदर पहले आप इसका मीन निकालोगे, उसके बाद आप इन सब का इन सब की डिविएशन स्क्वायर निकालोगे और डिवाइड कर दोगे एन के साथ, फिर आपको इसकी वो पता चल जाएगी वेरिएंस, और बाद में आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल जाएगी। तो ये जो है ना, ये वेरिएंस एनालिसिस है एक किस्म का, कि आप ना देखते हो कि आपकी जो डेटा सेट है ना उसके अंदर जो टोटल ऑब्जर्वेबल वेरिएंस है, अब डिनोमिनेटर वाली चीज़ हम ड्रॉप करें क्योंकि रिडंडेंट है, तो हम बेसिकली टोटल जो क्या नाम है इसको, आप रेजिजुअल कह लो जो मर्जी कहना है, उनका जो स्क्वायर है वो कितना हिस्सा आपका मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है और कितना एरर है, मतलब आपका मॉडल फेल कर रहा है। तो एस एस आर बेसिकली ये है कि आपके मॉडल की वेरिएंस कितनी आ रही है फॉर डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है। तो उन सब के लिए आउटपुट कैलकुलेट करोगे और उसके बाद जाके आप वो मीन के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे और आपको फिर पता चलेगा कि, और ये जो सिग्मा है ये हम इटरेट किसके ऊपर कर रहे हैं, अभी भी उसी डेटा सेट के ऊपर कर रहे हैं। तो जो आपके डेटा सेट के अंदर टोटल वेरिएंस है एक्चुअल आउटपुट की, वो कितनी एक्सप्लेन कर सकता है आपका रिग्रेशन मॉडल, ये आपको एसएसआर बताता है। और ऑब्वियसली फिर आप टोटल को उससे माइनस करो तो आपको सम ऑफ स्क्वायर एरर पता चल जाता है, जिसका अपना भी फॉर्मूला है जो हमने भी पहले देखा था ये वाला। अब अगर आपने रिग्रेशन मॉडल फिट करना है ना कोई जो लाइक मिनिमल एरर के ऊपर हो, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले पहले के डेवलप कर लिए गए आपके लिए। तो वो फॉर्मूला ये है और ये बस आपने रट्टा मारना है बेसिकली।
इसकी डेरिवेशन वगैरह इस कोर्स के स्कोप से बाहर है। तो बस ये पैरामीटर्स हमेशा आपको एक ऑप्टिमल आंसर देंगे आपके डेटा सेट के लिहाज से। तो ये कुछ चीज़ें थे। अब उसके अलावा दो तीन और फॉर्मूले थे। एक कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, जो कि बस एस एस आर डिवाइडेड बाई एस एस टी है, कि आपके जो रिग्रेशन हो रही है वो कितनी क्वालिटी की है बेसिकली। ठीक है। तो ये बस ये वो मेजर कर रहा है। और फिर आपके पास है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बस इसका स्क्वायर रूट ले लेता है, और जो साइन होगा ना वो डिटरमिन करेगा कि आपके स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर लाइन ऊपर को जा रही है तो पॉजिटिव होगा, अगर लाइन नीचे को जा रही है तो नेगेटिव कोरिलेशन होती है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसी तरह से एक एक्टिविटी थी जिसके अंदर यही चीज़ें मेजर करनी थी। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, टैबुलर तरीके से आप कर लो। तो आपको बस ये फार्मूला याद होना चाहिए कि बीटा कैसे निकालना है। बीटा 1 के लिए मैंने टेबल बना लिया था, जिसके अंदर मैं साथ साथ मीन के साथ माइनस कर दिया, फिर जहाँ पे स्क्वायर करना पड़ा स्क्वायर कर लिया, डिवाइड करना पड़ा एंड पे डिवाइड कर दिया उनके सम के साथ। तो सम मैं राइट साइड पे लिखता गया। तो इस तरह से मैंने कर लिया। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस टैबुलर तरीके से वही चीज़ें बस वैल्यूज़ फाइंड करके निकाल दिया। इसी तरह से उन्होंने कहा हुआ था कि अब बीटा 0 बीटा 1 की बेसिस के ऊपर अपनी एस्टिमेटेड इक्वेशन बताओ क्या निकल रही है। तो वाई हैट की जो एस्टिमेशन इक्वेशन निकल रही है वो है 43.5 प्लस 6.5 इंटू एक्स। तो ये वही मैंने बीटा 1 और बीटा 0 के फॉर्मूले से निकाला है। उसके बाद है आपके पास वो वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस के अंदर आपने ये चीज़ें करनी है कि टोटल एरर वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल लिया, ड्यू टू रिग्रेशन निकाल लिया, ड्यू टू एरर निकाल लिया। अब ऑब्वियसली मुझे पता है कि एस एस टी इक्वल्स एस एस आर प्लस एस एस ई, तो मैं इन तीनों में से अगर दो भी निकाल लेता तो मैं बकाया दोनों की बेसिस के ऊपर तीसरा निकाल सकता था। लेकिन मैंने फॉर सम रीज़न इस टेबल में सारा ही किया, और एंड पे मैंने अपने रिजल्ट्स वैलिडेट कर लिए कि वो हाँ वो वैसे ही हो रहा है। ठीक है। अब उन्होंने फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और वो क्या नाम है कॉरेलेशन गए थे, तो वो भी निकाल दिए। वही बस फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, और उन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी कि इस मॉडल से प्रिडिक्शन करो, तो वो भी हो गई। बस एक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो इसमें कुछ भी नहीं है इतना। ये बस आपकी बेसिस बनाने के लिए न्यूरल नेट के लिए। तो न्यूरल नेट्स के ऊपर अब आ जाता है। तो न्यूरल नेट्स जो हैं वो क्यों बनाए गए थे, कैसे बनाए गए थे, इसके ऊपर आप पहले भी बात हो गई होगी, तो जल्दी जल्दी में चलते जाते हैं। बेसिकली कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कहा कि यार ये तो इमेज रिकग्निशन वगैरह के टास्क बड़े मुश्किल हैं। पता नहीं लोग कैसे इंसान इतनी जल्दी फेसेस पहचान जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स तो बहुत स्ट्रगल करते हैं चीज़ों के साथ। लाइटिंग कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए तो मसले आ जाते हैं, एंगल थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो मसले आ जाते हैं। तो इंसान का दिमाग कैसे सोचता है उसको स्टडी करते हैं और उसको ही मॉडल करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर। तो उन्होंने फिर ना जब न्यूरॉन को गौर से देखा तो उनको नज़र आया कि सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल पल्सेस भेजते हैं, और इनके अंदर कुछ हिस्से हैं, स्पेसिफिकली डेंड्राइट्स और ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, जो इनपुट और आउटपुट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो आपका है ये इनपुट रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और राइट साइड पे वो ऑन या ऑफ का कोई सिग्नल किसी और न्यूरॉन को दे रहे होंगे। किसी और न्यूरॉन खाली एक नहीं होगा, मल्टीपल के साथ ही एक मैश नेट सा बना होता है अजीब सा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बस प्रोपेगेट कर रही होती है, और उनकी बेसिस के ऊपर फिर आपके बकाया जिस्म की जो चीज़ें हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो उन्होंने कहा यार ये तो एक कंप्यूटर की तरह है कि मतलब इनपुट आ रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, आउटपुट हो रही है। तो हम भी इसको मॉडल कर सकते हैं, अगर हम भी इसी तरह से एक नेटवर्क बना लें इस तरह के छोटे छोटे यूनिट्स का, तो हम भी अप्रॉक्सीमेटली इंसान के दिमाग की तरह का कुछ प्रोसेस में करवा सकता। तो एआई की पूरी बेसिस ये थी फिर जो न्यूरल नेट्स वगैरह वाली शटर। तो सबसे पहला जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन थी वो थी एमपी न्यूरॉन। वो इतना मैटर नहीं करती, उसके अंदर बाइनरी फीचर्स होती थी, उनको आप सम करते थे। कोई थ्रेशोल्ड रखा होता था कि अगर सम इतना हो गया ना तो आप ऑन कर दो, अगर सम इतना नहीं हुआ तो आप ऑफ कर दो। ठीक है। तो 3 इनपुट्स हैं, अगर तीनों ऑन है सिर्फ तब ऑन होंगे, तो ये एक थ्रेशोल्ड हो सकता है। एक थ्रेशोल्ड हो सकता है कि 2 ऑन है तो भी हो जाऊंगा। तो ये आपके थ्रेशोल्ड आप सेट कर देते थे, और ये थीटा से रिप्रेजेंट होता था। तो ये जो थे ये सारा एआई लॉजिक रिप्रेजेंट कर सकते थे, इसके अंदर इतना कोई मसला नहीं था। ये एमपी न्यूरॉन्स के अंदर ही वो ये है बाइनरी स्टेप फंक्शन एक्टिवेशन इस पर होती है।
कि ये थीटा ज़ीरो के लिए है, ठीक है। तो अगर आपका थ्रेशोल्ड ज़ीरो है तो जैसे ही ज़ीरो से ज़्यादा हो गया आपका वन आंसर, ज़ीरो के से कम है तो फिर आपका मतलब अगर नेगेटिव नंबर है तो आप ज़ीरो आंसर दे रहे हो। तो आप इनसे तमाम एओआई लॉजिक बना सकते थे और ये काफ़ी एक्साइटिंग था क्योंकि वो कहते थे कि यार इंसान के दिमाग भी तो काइंड ऑफ एओआई लॉजिक की तरह ही काम करता है कि अगर ये चीज़ें हो रही है और ये चीज़ें हो रही है तो आपने रिएक्शन में ये करना है। तो इससे आप एमपी न्यूरल नेटवर्क से ना आप तमाम लॉजिकल स्टेटमेंट्स के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हो। तो ये उनके लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग था, तो उन्होंने कहा चलो इसी के अंदर थोड़ा सा और कुछ काम करते हैं, तो उन्होंने वेट्स डाल दिए कि कुछ इनपुट्स को थोड़ा ज़्यादा वेट दे दो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये जो थ्रेशोल्ड्स हैं ये भी काइंडा वेट्स की तरह ही काम कर रहे हैं, तो अगर हम इसको ये थीटा वाली क्वांटिटी अपने एक्टिवेशन फंक्शन से निकाल के बाहर ले जाएं तो अब सारे एक्टिवेशन फंक्शंस एक जैसे होंगे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सिमेट्रिक सा लगता है, ये ज़्यादा सिंपल लगता है। तो उन्होंने इस तरह से फिट कर लिया कि थीटा की जो वैल्यू हम पहले डाल रहे थे ना अब हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा इनपुट डाल देते हैं एक्स ज़ीरो, और उसको हम कहते हैं कि -1 के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इफेक्टिवली वही थ्रेशोल्ड वाला इफेक्ट दे रहा था। और ओवर टाइम इन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और उन्होंने कहा कि -1 बीटा डालो, खाली नॉर्मल वन डाल दो और एक बी नाम की टर्म डाल दो जो आप बेसिकली बायस इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो अब वो बायस नेगेटिव भी हो सकती है अगर आपका थ्रेशोल्ड ज़्यादा था, तो इस तरह से है ये। तो यूं शुरू से आखिर तक हमें समझ आ गई न्यूरल नेट कैसे बने थे, उनका जो फंडामेंटल जो यूनिट है एक न्यूरॉन, वो किस तरह से बनाया जाता है। तो ये तो हमें समझ आ गई है। अब ये जो दौर के थे ना सारे नेटवर्क्स, मल्टी लेयर नेटवर्क बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मैनुअल एफर्ट चाहिए होती थी क्योंकि कोई ट्रेनिंग का अच्छा तरीका नहीं था। जबकि सिंगल लेयर के अंदर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके लिए काफ़ी रूल्स बने हुए थे। तो सबसे जो नोटेबल है वो है हेब्स रूल। ये एक स्पेसिफिक न्यूरॉन को अगर आपने ट्रेन करना है ना, आपको अगर पता है कि मैं इसको किस डेटा सेट के ऊपर फिट कर रहा हूँ, कि मुझे इसकी आउटपुट भी पता है कि इस इनपुट के ऊपर क्या आनी चाहिए, आ, और मुझे ये पता भी है कि इसका सिस्टम के अंदर रोल क्या है, तो मैं हेब्स रूल लगा सकता हूँ। तो बेसिकली आप डेटा सेट के अंदर सारी इनपुट्स देखते हो, आ, आप देखते हो कि उसके साथ ना आप बस बेसिकली ये करते हो कि उसका आइडिया ये था कि अगर आउटपुट ऑन हो रही है ना कभी भी किसी एक इनपुट के लिए, मतलब अगर आपके पास एक टेबल है इस तरह से x1 x2 और y, अगर आप देख रहे हो 1 0 और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो वो ये कह रहा है कि अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ ऑन हो रही है इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। तो जब भी आप इसको ऑन देखो ना, आप इसका इस तरह का कुछ देखो ना कि ये ऑन है, तो आप उसके साथ ना बकाया सारी जो इनपुट्स ऑन है ना उनका वेट भी बढ़ा दो। तो अगर सारी ऑफ है और ऑन है तो ये उस केस में कुछ भी नहीं चेंज कर रहा, ये जो हेब्स रूल है। लेकिन अगर इस तरह से है कि मतलब 0 1 के ऊपर ये 1 दे रहा है, तो ये कहेगा अच्छा देखो ये ऑन है और ये इनपुट ऑन है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होगा, तो इसीलिए मैं इसका वेट बढ़ा देता हूँ। इसने बेसिकली ये आइडिया डाला था। अब ये ऑब्वियसली इतना अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि इससे बड़ी मुश्किल से ट्रेन होता था, और फिर बहुत बड़े बड़े नंबर्स में आना शुरू हो जाता था जितना ज़्यादा डेटा सेट होता था। तो उन्होंने बाइनरी स्टेप फंक्शन के ऊपर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी कि पहले अगर वो इस तरह से था ना कि ये आपका वाई एक्सेस है और ये मान लो ये वाई एक्सेस है गंदा सा, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सेस है, तो अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक्स एक्सेस इधर को बना दिया दरमियान में, ताकि अब जब आप गलत हो ना तब भी वो थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट भी करे, क्योंकि वरना वो बहुत ऊपर जाई जाता था। तो ये हेब्स रूल के अंदर मसला था, इसलिए हेब्स रूल कोई यूज़ नहीं होता इतना। उसके बाद परसेप्ट्रॉन्स का जो आइडिया है, परसेप्ट्रॉन्स के अंदर बस यही था कि आप इनपुट रियल वैल्यू डाल दो, ठीक है। लेकिन अभी भी इन सब के अंदर मसला ये है, या ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कि इनकी डिसीजन बाउंड्री लिनियर है। क्योंकि अगर आप देखो ना ये एक किस्म का लिनियर रिग्रेशन ही है, बस एंड पे आप एक एक्टिवेशन लगा रहे हो। लिनियर रिग्रेशन में हम क्या करते थे कि वाई हैट इक्वल्स किसी इनपुट की बेसिस के ऊपर उसको किसी वेट के साथ हम कह देते थे कि θ1 प्लस दिस वगैरह, θ2 प्लस इंटू x2 प्लस कोई बायस होती थी θ0। तो इसके अंदर भी तो वही चीज़ हो रही है।
बस एंड के ऊपर आप कह रहे हो कि अगर एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो फिर मैंने इसका आंसर 1 दे दिया और इसका वरना 0 दे दिया। तो इस मॉडल की जब पॉजिटिव आएगी तो अभी भी ये काइंडा लिनियर ही है ना मॉडल मोस्टली। ये एक क्लासिफायर आप बना रहे हो जो येस और नो में आंसर दे रहा है, लेकिन वो इसके ऊपर बिल्ट है। तो जब भी कोई चीज़ इस साइड पे आ रही होगी किसी इनपुट की, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू नीचे को आ रही है, तो वो इसको नो बना देगा इन सारी इनपुट्स के लिए, और इन सारी इनपुट्स के लिए यस बना देगा। तो इसको इसलिए कहते हैं कि लिनियर डिसीजन बाउंड्री है। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो अगर आप कह रहे हो कि अच्छा लिनियर कैसे, कौन सी लाइन है, तो वो आप ये देख लो, ये लाइन है, ये इसकी डिसीजन बाउंड्री बन गई फिर इस लाइन की बेसिस के ऊपर कि यहाँ पे जो सारे वाई हैं उन सब के ऊपर यस देना आपने, आपके परसेप्ट्रॉन ने, वरना नो देना। तो ये डिसीजन बाउंड्रीज थी थोड़ी सी। अब इसके बाद एक और रूल आया था, परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल। तो परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल बेसिकली ये है कि आप ना इसके अंदर भी वही चीज़ है कि आप सारे वेट्स को इनिशियली ज़ीरो कर लेते हो, उसके बाद आप बारी बारी सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल से वैलिडेट करते हो। लेकिन ये ना सिर्फ और सिर्फ तब अपडेट करेगा अगर आउटपुट एक्चुअली ऑन है। मतलब अगर आउटपुट 0 आ रही है, ठीक है, और आप 1 कह रहे हो, तो वो चेंज करेगा। अगर आउटपुट 1 आ रही है और आप 0 कह रहे हो, तो वो चेंज करेगा। लेकिन अगर दोनों सेम है तो वो कुछ चेंज नहीं कर, ठीक है। तो ये y माइनस वाई हैट है। अब इसका एक और वेरिएंट भी है कि वो कहते हैं कि ये भी काट दो, हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग रूल का इजाफा कर रहे हैं, सॉरी लर्निंग रेट का। तो ये हेप से सिर्फ और सिर्फ लर्निंग रेट से डिफरेंट है। तो आई मीन इतना इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। लर्निंग रेट सिर्फ इसलिए डाला है, ये एक 0 से 1 के दरमियान में वैल्यू होती है, ताकि एक अगर कोई एक एग्जाम्पल मिल जाए जिसके ऊपर आप फेल हो रहे हो, आप अपनी पूरी आइडेंटिटी ना तब्दील कर लो, आप बस थोड़ा सा चेंज हो। आपने अगर कोई एक ऐसा मॉडल है जो 200 चीज़ों को सही प्रेडिक्ट कर रहा है, एक को गलत कर रहा है, तो उसको इतनी जल्दी से भी ना चेंज कर दो, आप थोड़ा कम चेंज करो। तो ये है बस इसका आइडिया। और ये जो है हम रिपीट करते जाते हैं जब तक आपका एक पूरा ईपॉक ऐसा नहीं आ जाता जिसके अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, मतलब आपका मॉडल परफेक्टली बन गया। मतलब सारा आप इनपुट डेटा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उसी तरह से जैसे डेटा हुआ हुआ है, जैसे उसके लेबल्स हैं। तो इसकी एक एग्जांपल प्रैक्टिकल यही है कि बस ये फॉर्मूला ही लगाया हुआ है, इसके अंदर कुछ है नहीं इतना देखने वाला। तो इसको भी आप टैबुलर फॉर्म में करते हो, पॉज करके देख लो देखना तो, लेकिन लिटरली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब बस यही है कि लिमिटेशंस क्या थी। तो परसेप्ट्रॉन नेटवर्क्स की लिमिटेशंस ये थी कि जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स थे ना वो मुश्किल थे ट्रेन करना। अब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन उन्होंने, हमारी मैम ने इतना डिटेल में कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा कि सिलेबस के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में छोटी सी बात ही है बस आखिरी। वो यही है कि आपने अगर जॉर का बनाना है ना, वो लिनियरली सेपरेबल नहीं है, उसके अंदर कोई एक डिसीजन बाउंड्री आप इस तरह की नहीं बना सकता। ये है जॉर का फंक्शन। ये इनपुट 0, इनपुट 1 और वेरिएबल 1, इनपुट 0 एंड इनपुट 1। आप कोई ऐसी लाइन नहीं बना सकते जिसके अंदर सारे सर्कल्स और एक्सिस सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन चाहिए होगा। तो वो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो आपको ऑब्वियसली मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स को जोड़ना पड़ेगा। तो एक की इनपुट आगे कोई और की इनपुट बन रही है, तो आपकी एक तो एक्चुअल इनपुट है ना x1 जो इसके अंदर जा रही है, उसके अलावा इसकी आउटपुट भी किसी और के अंदर जा रही है। अब हो सकता है कि दो इस तरह के न्यूरॉन हो जिसके अंदर ये सारा कुछ जा रहा है और उनकी बेसिस के ऊपर हो रहा है। तो जॉर की अगर मैंने एग्जांपल दिखानी हो तो वो ये हो गए। तो ये एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है जो जॉर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये आप कंप्लीटली अचीव कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल के साथ। ये वेट्स और बायसेस तो मैंने मैन्युअली डाले हैं, लेकिन आप इसी तरह का एक डेटा सेट से भी निकलवा सकते हो। आपको करना ये पड़ेगा कि आपको पहले ना जॉर को एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने ये किया, मैंने जॉर को ना उसकी कॉम्पोजिट टर्म्स में तोड़ दिया और उसको लॉजिकल नोटेशन में लिख दिया। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, इनको मैं एंड्स और ऑर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, और फिर मैं ना हर न्यूरॉन को एक ड्यूटी दे देता हूँ, और इस न्यूरॉन को मैं इंडिपेंडेंटली ट्रेन करूंगा खाली x1 एंड x2 के ऊपर, और बाद में मैं जाके इसको इस कॉन्टेक्स्ट में डालूंगा कि एक नेटवर्क कैसा है। इसी तरह से इसको भी मैं इंडिपेंडेंटली ट्रेन करूंगा और के लिए, और बाद में मैं इसको इंडिपेंडेंटली ट्रेन करूंगा नॉट ए एंड बी के लिए, ठीक है।
और मैं बस उसके अंदर ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इनको जोड़ दूंगा और मैं कहूँगा देखो ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बन गया। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, इसके और भी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो इस कोर्स वो मिड के सिलेबस में नहीं है। तो इस मिड में इतना ही है।